नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये खबर है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर पुलिस का शिकंजा कस गया है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पर पुलिस ने दरअसल इस बार शिकंजा कसा है। मुख्तार अंसारी की पत्नी, भाइयों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। एक ही लाइसेंस पर बार बार हथियार खरीदने, बेचने, कारतूसों का सही विवरण नहीं देने पर यह नोटिस जारी की गई है। मुख्तार के पीए रहे जाकिर हुसैन समेत 5 सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्तार के सहयोगी रुद्र नारायण पर आर्म्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ है। इधर प्रयागराज में जल पुलिस ने 4 लोगों का रेस्क्यू किया। संगम में डूब रहे थे ये 4 लोग, जिन्हें बचा लिया गया। इनकी जिंदगी बच गई है। ये चारों संगम में नहाने पहुंचे थे, लेकिन नदी की तेज बहाव में बह गए, जिसके बाद जल पुलिस ने चारों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एसएसपी ने जल पुलिस की टीम को इनाम का ऐलान किया है। संगम की ये तस्वीर देखिए। कल सूर्य ग्रहण था और उसके बाद अमावस्या, और ऐसे मौके में बड़ी संख्या में लोग नहाने जाते हैं। लेकिन ये 4 लोग जब नहाने पहुंचे संगम में, तो तेज बहाव में आगे बहते चले गए। और जल पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, एक टीम तुरंत नदी में उतरी और उसके बाद इन चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और इस टीम के लिए इनाम का ऐलान भी हुआ है। तो पल भर में इनकी जिंदगी देखिए कैसे खतरे में आ गई थी, जिसे जल पुलिस ने वक्त रहते बचा लिया। संगम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज के संगम की। यहां पर बड़ी संख्या में लोग आस्था की वजह से भी डुबकी लगाते हैं। ये लोग भी गए थे नहाने के लिए, लेकिन बैलेंस इनका बिगड़ गया और नदी के बहाव में ये खुद को संभाल नहीं पाए, आगे बढ़ते चले गए। और इस बीच जल पुलिस की टीम ने इन्हें सुरक्षित इनका रेस्क्यू किया है। और इधर यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। जिला रामबन से संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। इस युवक की पहचान सलमान खुर्शीद वाणी के नाम से हो रही है। आईएसजेके से प्रेरित है ये शख्स। जाकिर मूसा के संपर्क में भी रह चुका है सलमान। जम्मू से यूपी के लिए रवानगी हो चुकी है एटीएस टीम की, और इस शख्स के साथ रवाना हो रही है टीम। तो एक बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी हुई है एक शख्स की, जो कि आतंकी बताया जा रहा है। आईएसजेके से प्रेरित रह चुका है सलमान। तो इस संदिग्ध की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है। और इस शख्स का नाम बताया जा रहा है सलमान खुर्शीद वाणी, और यह भी बताया जा रहा है कि ये आईएसजेके संगठन से प्रेरित है। सलमान जो है पहले जाकिर मूसा से भी संपर्क में रह चुका है। जम्मू से ये गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस की टीम अब वहां से रवाना हो चुकी है। इसी बीच एक खुफिया अलर्ट दिल्ली को लेकर इस बीच आया है कि दिल्ली आतंकियों के निशाने पर एक बार फिर 4 से 5 की संख्या में आतंकी दिल्ली में घुसने की फिराक में है, और इसे लेकर दिल्ली में भी अलर्ट है। और दूसरी तरफ एक शख्स की गिरफ्तारी होती है जम्मू कश्मीर से। यूपी एटीएस इसकी गिरफ्तारी करती है। सलमान नाम है इस शख्स का, जो कि मूसा से संपर्क में रह चुका है। आईएसजेके से प्रेरित रहा है, और अब यूपी एटीएस की टीम इसे गिरफ्तार कर यूपी लाने की कोशिश में। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। जाकिर मूसा के संपर्क में रह चुका है सलमान, जिसकी गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है। और ये संदिग्ध दावा किया जा रहा है कि आईएसजेके से काफी प्रभावित रहा है, और इसकी तलाश में यूपी एटीएस की टीम जम्मू कश्मीर तक पहुंची, और वहां पर रामबन से इसकी गिरफ्तारी संभव हो सकी है। रामबन जिले में ये छिपा हुआ था, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अब यूपी एटीएस की टीम जम्मू से यूपी के लिए रवाना होने वाली है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर,
इस शख्स का नाम सलमान खुर्शीद वानी है और इस मसले पर यूपी एटीएस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश हो रही है फिलहाल हमारी, ताकि आपको पूरी जानकारी दे सके कि आखिर इसकी तलाश में यूपी एटीएस की टीम क्यों थी और किस तरीके से इस तक पहुंच पाई है टीम और इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी है, किन किन मामलों में और किस रिपोर्ट के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो बात सामने आ रही है अभी तक कि सलमान खुर्शीद वानी आईएसजेके से प्रेरित रहा है, जाकिर मूसा से मुलाकात भी कर चुका है और उससे संपर्क में भी रहा है। तो बड़ी बात ये सामने आ रही है। जम्मू से यूपी की टीम, यूपी एटीएस की टीम यूपी के लिए रवाना हो चुकी है। आगे इस मसले से जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले एक दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। शिक्षिका को पीटने के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दबंगों ने शिक्षिका, उनकी बहन और उनकी माता की पिटाई की थी और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि एटा में किस तरीके से दबंग जो है वो एक शिक्षिका को परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद अब 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर, कमलेश तिवारी हत्याकांड में जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश की बड़ी कार्रवाई हुई है। कमलेश तिवारी हत्याकांड के 2 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। यूसुफ खान नाम है एक शख्स का, जो कि फतेहपुर का रहने वाला, उस पर एनएसए लगाया गया है। सैयद आसिम अली पर भी एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने यह कार्रवाई की। 18 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में कमलेश तिवारी की उनके दफ्तर में ही हत्या हुई थी। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएए एनआरसी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन का मामला। कैसरबाग पुलिस ने 15 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। 78 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में हिंसा हुई थी। लखनऊ के 12 थानों में 52 एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ में अब तक 295 आरोपियों को जेल भेजा गया है। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच बैठक जारी है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक हो रही है। 6 जून को भी इस पर मीटिंग हुई थी। 6 जून की बैठक में सहमति बनी थी, जिसके बाद हिंसक झड़प भी हुआ और आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो ये मीटिंग चल रही है इस वक्त, कोर कमांडर स्तर की मीटिंग। लगातार बैठकों का दौर भारत और चीन के अधिकारियों के बीच में, सेना के बीच में जारी है, लेकिन नतीजा क्या, निष्कर्ष क्या, ये अभी तक साफ नहीं। हालांकि भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि हमारी जमीन पर चीन नहीं है, फिर भी विपक्ष लगातार कई सवाल उठा रहा है कि अगर चीन हमारी जमीन पर नहीं है तो फिर गलवान घाटी, जहां पर यह पूरा वाकया हुआ था, 20 जवानों की हमारी मौत कैसे हो जाती है, 20 जवान हमारे शहीद कैसे हो जाते हैं। कई सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं और गलवान घाटी पर इस वक्त की स्थिति क्या है, भारत और चीन का पोजीशन क्या है, ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि भारत सरकार इसे साफ करे। और इसी बीच ये मीटिंग्स जो है लगातार भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच जारी है। तो चीन और भारत के बीच जो तनातनी इस वक्त देखने को मिल रही है, उस तनातनी को लेकर केंद्र सरकार निशाने पर है विपक्षी दलों के। लेकिन इसी बीच बीएसपी चीफ मायावती ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में 15 जून को लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुए संघर्ष में कर्नल सहित 20 सैनिकों की शहादत हुई, जिससे पूरा देश काफी दुखी है, चिंतित है, आक्रोशित है। इसके निदान हेतु सरकार व विपक्ष दोनों को पूरी परिपक्वता और एकजुटता के साथ काम करना है, जो देश दुनिया को दिखे और प्रभावी सिद्ध हो। ऐसे कठिन और चुनौती भरे समय में भारत सरकार की अगली कार्रवाई के संबंध में लोगों और विशेषज्ञों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल रूप से ये सरकार पर छोड़ देना बेहतर होगा कि देश हित और सीमा की रक्षा हर हाल में करे, जो कि हर सरकार का दायित्व भी है। तो दिल्ली को निशाना बना सकते हैं आतंकवादी। 4 से 5 आतंकियों के दिल्ली में प्रवेश, घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। कश्मीर से दिल्ली में ये प्रवेश कर सकते हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस इस वक्त सतर्क है। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गेस्ट हाउसेस की भी चेकिंग हो रही है और जम्मू कश्मीर से आने वाले हर वाहन पर खास निगरानी रखी जा रही है।
उधर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूट गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुनस्यारी मिलन रोड पर पोकलैंड मुनस्यारी मिलम रोड पर पोकलैंड मशीन को एक ट्रॉला लेकर जा रहा था। ढाबा के पास सेंडर नाले पर बना पुल ओवरलोडिंग की वजह से टूट गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। असल में इन दिनों चीन सीमा को जोड़ने वाली मिलम सड़क को काटने का काम जोरों पर चल रहा है और जिसकी वजह से ही भारी भरकम मशीनों को बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। पुल पर दबाव बढ़ा जिसकी वजह से पुल टूट गया। मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग में ये ढाबा घाट में एक गृह विभाग का एक ब्रिज वैली ब्रिज लोडेड गाड़ी ट्राला और जेसीबी मशीन शायद जाने से अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुल किस तरीके से यहाँ पर टूट गया। ओवरलोडिंग की वजह से ही पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ हमारे इस सहयोगी मौजूद हैं। विजय, बताएं इस बारे में। विजय, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी मेनका जी, जानना चाहेंगे मिलम रोड ये कितना महत्वपूर्ण ये पुल और अब टूट गया, इसे बनाने में कितना वक्त लगेगा? कि निश्चित तौर पे मेनका, जिस तरीके से अभी चीन के साथ भारत का खासा विवाद चल रहा है, ये जो मिलम का इलाका है ये भी चीन बॉर्डर को जोड़ता है। बीआरओ इन दिनों मुनस्यारी से मिलम के लिए रोड काट रहा है। उसी के लिए भारी भरकम मशीनें हेलीकॉप्टर और सड़क के मार्ग से जा रही थी और आज सुबह भी एक पोकलैंड मशीन को चीन बॉर्डर पे पहुंचाने का काम किया जा रहा था। उसी दौरान ये ढाबा के पास पुल के ऊपर से जब ये ट्राला जा रहा था तो पूरी तरीके से भरा कर ये पुल नीचे गिर गया। वैली ब्रिज है, बीआरओ ने इसको बनाया था। तो निश्चित तौर पे अभी जो बॉर्डर पे जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं, सेना के जवान हैं, उनको पहुंचने में दिक्कत होगी। और बिल्कुल विजय, और ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये हादसे के वक्त की तस्वीरें जब पोकलैंड मशीन को ले जाया जा रहा था और तभी ये पुल टूट जाता है। और देखिए जरा, पोकलैंड मशीन वाहन समेत पुल से नीचे गिर जाते हैं। ये बताइए कि इस सड़क से जो भारी मशीनों की आवाजाही थी, जरूरी मशीनें हैं जिनकी जरूरत है वहां सड़क निर्माण में, और अब जब ये पुल टूट गया है तो कितना असर काम पर दिख रहा है और कब तक इस पुल को तैयार कर लिया जाएगा? वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? जी मेनका, मैं आपको बताऊं, वैकल्पिक व्यवस्था कोई संभव नहीं है। हवाई मार्ग से हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ मशीनों तो तकरीबन ये माना जाए कि 1 हफ्ता निश्चित तौर पे दोबारा वैली ब्रिज को खड़ा करने में लगेगा। तब तक चीन रोड को काटने का जो काम है वो निश्चित तौर पे प्रभावित होगा। बीआरओ को खासी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। लेकिन पहले कह रहा था कि सबसे अधिक दिक्कत जो बॉर्डर पे हमारे सुरक्षा बल तैनात होंगे उनको भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब काफी पैदल सफर उनको तय करना पड़ेगा। तो एक तरीके से बीआरओ के लिए मुश्किल हालात है, क्योंकि एक बड़ा वैली ब्रिज भरभराट में गिरा है। हालांकि इसमें गलती कहीं ना कहीं बीआरओ की है। इतनी भारी बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्षमता से ज्यादा यहाँ पर ले जाया गया भारी वाहन को, जिसकी वजह से ही ये पुल टूटा है। धन्यवाद विजय इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लग जाएगा इस पुल को ठीक करने में, फिर से बनाने में, और तब तक जो है वो परेशानी उठानी पड़ेगी यहाँ पर बीआरओ की टीम को, और जो निर्माण काम चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। सड़क का जो काम चल रहा है यहाँ पर। तो पिथौरागढ़ की ये तस्वीर देखिए जरा, पुल से जैसे ही पोकलैंड की मशीन को लेकर एक ट्रॉला आगे बढ़ रहा था तभी पुल टूट जाता है और वाहन समेत पोकलैंड मशीन खाई में गिर जाती है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये हादसे के वक्त की ही तस्वीर है। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, अच्छी बात यह है, लेकिन जो नुकसान हुआ है, पुल जिस तरह से टूटा है, हालांकि सवाल इसको लेकर भी है कि पुल की क्षमता जितनी नहीं उतने उससे ज्यादा भारी वाहन यहां से क्यों गुजारा जा रहा था और कोई दूसरी व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। लेकिन काम जो सड़क का चल रहा है तेजी से, उसके लिए मशीनों की जरूरत और उन्हीं मशीनों की सप्लाई यहां से हो रही थी और तभी ये पुल टूट गया। 1 हफ्ता कम से कम लग सकता है इस पुल को ठीक करने में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। और खबर आगरा से, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच अभी भी इसे लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है। लोगों को अपनी भी जान की परवाह नहीं। पाबंदी के बावजूद शहर में धार्मिक मेले का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। छोटे बच्चे और महिलाएं भी बिना मास्क के मेले में नजर आईं। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आगरा में धार्मिक आयोजनों पर रोक है, लेकिन पुलिस की लापरवाही साफ देखिए। पुलिस मौजूद है, लेकिन यहाँ हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये केंद्रीय हिंदी संस्थान को रोड जाता है और यहाँ पुलिस के सामने ही इस तरह का मेला लग गया है, धार्मिक मेला माँ शीतला के धाम में। और बाकायदे पुलिस यहाँ खड़ी होकर तमाशबीन बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से साफ साफ रोक है डीएम की कि कोई भी धार्मिक आयोजन फिलहाल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का मेला लगवाया गया है और पुलिस यहाँ मौजूद है। उधर भी हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ जमा हुए हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना ही ज्यादातर चेहरे पर मास्क है। उसके बावजूद कोरोना काल में आगरा में बेहद ज्यादा मौतें हुई हैं। 77 मौत अब तक हो चुकी है और आंकड़ा भी 1100 के ऊपर चला गया है। इस सब के बावजूद यहाँ धार्मिक मेला लगा दिया गया, जबकि सीधी रोक है धार्मिक मेले के आयोजन पर। उसके बावजूद किसी ने कोई सुध नहीं ली। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं और जो कि इसका तमाशा देख रहे हैं। तो ये गंभीर मसला है आगरा जैसे शहर में, जहाँ कोरोना का सर्वाधिक प्रभाव है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। देहात के अकबरपुर में एक निजी हॉस्पिटल पर बच्चा चोरी का आरोप लगा है। जालौन जिले के एक शख्स ने इस मामले में पुलिस को शिकायती पत्र भी दिया है, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि डिलीवरी के बाद उन्हें मृत नवजात दिया गया, जबकि उनका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पैदा हुआ था। पीड़ित ने डीएनए टेस्ट की भी मांग की है। आपको बता दें कि इस निजी हॉस्पिटल पर इससे पहले भी यही आरोप लग चुका है। 15 जून को डिबियापुर के रजत मिश्रा ने भी मृत नवजात देने का आरोप लगाया था। हॉस्पिटल में मेरा जो बच्चा हुआ है, तो वो मृत बच्चा इन्होंने दिया है मुझे। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो मेरा बच्चा है, क्योंकि हॉस्पिटल की कुछ बातों की वजह से मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन टहलाया, आज आना, कल आना, परसों आना, इस तरीके से। और काफ़ी बिहेवियर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ये अनंतराज हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है और इस शिकायत की जांच की जा रही है और जांच में तथ्यों के आधार पर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना इलाके में एक युवक ने बाणगंगा बैराज में छलांग लगा दी, जिसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची तो यहां पर एक टीम पहुंची। युवक का रेस्क्यू किया गया। युवक का मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिससे युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है, लेकिन युवक का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।